जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूनिट एंड डायमेंशन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे जिसका कंसेप्ट हमारे पास तो है, लेकिन जैसे ही रैंडमली हमारे सामने आएगा हम लोग उसमें क्या होते हैं सर उलझ जाते हैं, आंसर ये होगा या फिर ये होगा। छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपका जो कंसेप्ट है और साथ ही साथ जो आपका कंफ्यूजन है वो दोनों ही पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही आप सबों को एक छोटा सा जानकारी भी देना चाहेंगे कि मेरे मित्र, आप सबों को जैसा कि मालूम कि द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे अभी होली ऑफर चल रहा है। और मेरे मित्र, ये जो होली ऑफर है ये आपका 21 मार्च से 26 मार्च तक आप सबों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और साइंस को हमारे साथ जुड़ करके कंप्लीट करना चाहते हैं, सिर्फ साइंस ही नहीं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी, तो मेरे मित्र आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन सभी बैचेस में। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका ऑल आरआरबी एग्जाम के लिए आपका साइंस फाउंडेशन बैच है ये आपका लाइव बैच है। ध्यान में रखेंगे कि इसमें लाइव क्लासेस होने के बाद रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप सबों के लिए अवेलेबल रहेगी। और मेरे मित्र, अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग सिर्फ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के रिकॉर्डेड बैच में इनरोल हो सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि आपको मन है कि सर हमारे पास समय नहीं है, हम रिकॉर्डेड करना चाहते हैं, तो आप एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में आ सकते हैं। ये कॉम्बो बैच किसके लिए है? तो सर साइंस प्लस बेसिक साइंस एंड ईडी दोनों के लिए है। और ध्यान में रखिएगा कि इस बैच से आपका जो है एएलपी एग्जाम भी क्लियर होगा और टेक्नीशियन एग्जाम भी क्लियर होगा। सिर्फ साइंस पढ़ना चाहते हैं वो भी लाइव, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा इस लाइव बैच में। इसमें जो क्लासेस चलती है वो आपका सुबह 8 बजे से लाइव रहती है क्लासेस, मंडे टू फ्राइडे। और साथ ही मेरे मित्र, अगर आपको इन सभी बैचेस में से किसी भी तरह की कोई समस्या है या कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि एक सोडियम लैंप से प्राप्त पीले प्रकाश की औसत तरंग लंबाई 5893 एंगस्ट्रम है, इसे नैनोमीटर में व्यक्त कीजिए। मेरे मित्र, कोई सोडियम लैंप है जिससे पीला प्रकाश निकल रहा है और उस पीले प्रकाश की तरंग की लंबाई कितना दिया हुआ है सर? 5893 एंगस्ट्रम। तो मेरे मित्र, आप सभी ये कहेंगे कि चूंकि तरंग की लंबाई की बात की जा रही है तो लैम्डा इक्वल टू हमारा क्या है? 5893 एंगस्ट्रम। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो 5893 एंगस्ट्रम है ये नैनोमीटर में कितना होगा। अब बहुत सारे मित्र यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कईयों को कंसेप्ट मालूम होगा लेकिन फिर भी यहां पे अलबलाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे मित्र, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू क्या होता है सर? 0.1 नैनोमीटर होता है। क्या होता है? 0.1 नैनोमीटर होता है। अब आपको मालूम है कि 1 एंगस्ट्रम 0.1 नैनोमीटर है, तो मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है 5893 एंगस्ट्रम कितना नैनोमीटर होगा। तो आप कहिएगा कि गुरुजी 5893 गुना 0.1 करेंगे, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे आपका क्या हो गया 10। और आप कहेंगे कि सर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 589.3 नैनोमीटर आ जाएगा। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि एक सोडियम लैंप से प्राप्त पीले प्रकाश की औसत तरंग लंबाई 5893 एंगस्ट्रम है, इसे नैनोमीटर में व्यक्त कीजिए। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, अगला सवाल देख लीजिएगा। क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 1.49 इंटू, ध्यान में रखेंगे कि यहां पे 10 टू द पावर 11 होगा। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है क्वेश्चन? कि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर है, एक पारसेक का मान मीटर में ज्ञात कीजिए। अब कई सारे छात्र इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जबकि मेरे मित्र अगर आपका यूनिट एंड डायमेंशन से संबंधित कंसेप्ट क्लियर है तो आप सभी क्या कहेंगे सर? व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जब कभी भी हम खगोलीय इकाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं चिल्ला? खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसका वैल्यू 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। कितना होता है? 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। और ये खगोलीय जो दूरी है या जो खगोलीय इकाई है इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? तो सर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापने के लिए। मेरे मित्र, साथ ही आप सभी ने तो यह भी पढ़ा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? अगर हम आपसे यह सवाल कर दें कि दूरी मापने की
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी दूरी मापने की जो सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या है? आप कहिएगा पारसेक। क्या है? पारसेक। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि एक पारसेक कितना के बराबर होता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर होता है। साथ ही लाइट ईयर में पूछ देगा तो आप कहिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो मेरे भाई आपसे यहां पे ये सवाल करा जा रहा है कि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर है। ये बात तो सत्य है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो हम लोग दूरी मापने की इकाई लेते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो कि कितना के बराबर है? सर इतना के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक पारसेक का मान मीटर में ज्ञात कीजिए। आप कहेगा सर सॉल्व करने की जरूरत थोड़े है, हम लोग तो पढ़े हुए हैं इतना बेहतर तरीके से कि कह देंगे कि एक पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। तो मेरे मित्र सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर कोनो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। चला ऑप्शन मैच कर रहा है, बस ये पावर को जो टाइपिस्ट है सर उन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। यहां पे 10 टू द पावर 16 मीटर होगा। और ध्यान दीजिएगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पे 10 टू द पावर 20 मीटर है चिला, और यहां पे 10 टू द पावर 18 मीटर है, और यहां पे 10 टू द पावर 12 मीटर है। तो ये मत समझना कि सर आंसर लाने के लिए ऑप्शन ही चेंज कर दिए। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीजें हमारा क्लियर हो गया। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ देगा कि ये बताइए कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि एक प्रकाश वर्ष जो है आपका वो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? सर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर होता है। क्या है? तो सर प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में जितनी दूरी कवर की जाती है वही क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि x इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा बटा a प्लस b है तो x का बीमा ज्ञात करें। बताइए ये सॉल्व होगा? बहुत सारे छात्र होंगे जो इसको स्किप करेंगे और कई सारे साहसी छात्र होंगे जो इसको आराम से सॉल्व करेंगे। क्या कहेंगे कि गुरुजी हमने ये पढ़ा है कि अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, बीमीय सूत्र की बात करते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि को उसके पावर के रूप में रेज करते हैं। या बेसिकली हम ये कहते हैं कि सर किसी भी भौतिक राशि को हम लोग m, l और t के घात के रूप में लिखते हैं, यानी कि पावर के रूप में लिखते हैं। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो m है ये वस्तु के द्रव्यमान के लिए होता है, l जो है वो लंबाई के लिए होता है, और t जो है वो किसके लिए होता है? सर समय के लिए होता है। और जब कभी भी किसी भी भौतिक राशि को हम लोग m, l और t के पावर के रूप में लिखते हैं तो जो पावर है वो उसका उस भौतिक राशि की बीमा को बताता है। जैसे मान लो कि a हमारा कोई भौतिक राशि है, और a नहीं x हमारा कोई भौतिक राशि है, और इसको हम m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c के रूप में लिख दिए। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे इस भौतिक राशि की बीमीय सूत्र क्या हुई? आप कहेंगे m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c। ध्यान देंगे ये t टू द पावर c है। चला अब पूछ देगा कि इस x का बीमा क्या हुआ? तो जो पावर है वो बीमा है, यानी कि x का जो बीमा है वो a, b और c है, जबकि बीमीय सूत्र m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c है। याद रखिए, आप सभी को याद होगा कि अगर हम बल की बीमीय सूत्र की बात करते हैं चिला जी, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी mlt टू द पावर -2 होता है। क्या होता है? mlt टू द पावर -2। तो यहां पे m पे कुछ नहीं है चिला, तो आप सभी कहेंगे कि सर इसको तो हम सजा करके स्टैंडर्ड फॉर्म में m टू द पावर 1, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -2 कह सकते हैं। तो चिला जी अगर आपसे कोई पूछे कि बल का बीमीय सूत्र, आप कहेंगे m टू द पावर 1, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -2। बल का बीमा, तो सर जो पावर है वो बल का बीमा होगा, तो बल का बीमा 1 और क्या होगा? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और -2 हो जाएगा। अब साथ ही मेरे मित्र इस क्वेश्चन का कांसेप्ट याद रखिएगा कि अगर हमारा कोई भौतिक राशि m टू द पावर a और l टू द पावर b और t टू द पावर c के रूप में लिखा हुआ है, और a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 है, तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि सर हम लोग इसको m0, l0 और t0 पढ़ेंगे, और जो हमारा भौतिक राशि होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे बीमाहीन होगा, बोले तो डायमेंशन लेस होगा।
मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं किसी नंबर की, यानी कि किसी संख्या की, या फिर हम लोग बात करते हैं साइन थीटा की, या फिर हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा की, ये सब के सब क्या होते हैं सर? विमाहीन होते हैं। क्या होते हैं? विमाहीन, डायमेंशन लेस होते हैं। तो सवाल करा जा रहा है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बटा ए प्लस बी, तो क्या कहोगे कि सर साइन थीटा और कॉस थीटा तो विमाहीन, मतलब एक काम खत्म। अब मेरे मित्र आप कहेंगे कि सर जब साइन थीटा कॉस थीटा विमाहीन है तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी बटा ए प्लस बी हो जाएगा। अब मेरे मित्र आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये और ये कैंसिल होगा, और हम कहेंगे कट के एक बचा। क्या कहिएगा कि गुरुजी ना तो मास है, ना तो लेंथ है, और ना ही समय। तो आप क्या कहिएगा कि जो सवाल करा जा रहा है कि यदि x इक्वल टू ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, तो x का विमा ज्ञात करें। हम कहेंगे m नॉट एल नॉट टी नॉट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लो चिल्ला, क्वेश्चन नंबर 4। 10 न्यूटन में कितने डाइन होंगे? ठहर के चिल्ला। 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन रटे हो, मालूम है हमें, लेकिन पूछा जा रहा है 10 न्यूटन। यही चीज पे गौर फरमाना है, और एग्जाम का प्रिपरेशन सर यही है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के क्वेश्चन पढ़े और पढ़ लिए आम ना, और पढ़ के आम नहीं समझ लेना है और क से कचिया नहीं समझना है। चिल्ला, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसको पूरा पढ़ना है। कह रहा है कि 10 न्यूटन में कितने डाइन होंगे? क्या कहोगे कि सर 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है? 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन। हमसे पूछा जा रहा है 10 न्यूटन में कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे कि सर 10 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। 10 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। मेरे मित्र क्या कहोगे कि गुरुजी ये और ये दोनों का बेस समान, तो जाहिर सी बात है कि पावर जुट जाएगा। अच्छा यहां पे कुछ नहीं है तो एक है, क्योंकि 10 टू द पावर 1 तो मान कितना? आप कहेंगे 10 से होगा। तो भाई मेरे 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 5 क्या कहोगे कि सर ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 डाइन। क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 6 डाइन। तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देख लेना, क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत प्रतिरोध का बीमा सूत्र है। हमारे कई छात्र बीमा सूत्र निकालने में महारत हासिल है सभी को, लेकिन जब इस तरह के सवाल आते हैं तो वहां पे वो लटपटाने की कोशिश करते हैं, जबकि मेरे मित्र लटपटाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का सूत्र मालूम है तो आप उसका बीमीय सूत्र तो आसानी से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? तो मेरे मित्र कहा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का बीमा सूत्र क्या होगा। याद रखिएगा कि विद्युत धारा के लिए जो हम लोग बीमा में सिंबल लिखते हैं, विद्युत धारा के लिए बीमा में जो हम लोग सिंबल लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं चिल्ला? ए लिखते हैं। और एक से ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना। आप कहिएगा कैसे निकालेंगे? तो पहले ये बताओ कि प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप कहिएगा गुरुजी प्रतिरोध का फॉर्मूला आप ना जान रहे हैं, आर इक्वल टू भी बटा आई होता है। बिल्कुल जान रहे हैं चिल्ला। अब ये बताओ हमरा कि विभवांतर इक्वल टू क्या होगा। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि जो हमारा विभवांतर है वो कार्य और आवेश का अनुपात होता है। तो हम लोग कहेंगे कि विभवांतर बटा हो जाएगा, विभवांतर इक्वल टू हो जाएगा W बटा Q। W क्या है सर? कार्य। क्या है? कार्य। Q क्या है चिल्ला? आप कहिएगा आवेश। ध्यान देना कि बटा I भी तो है, तो लीजिए ना हम I कर दे रहे हैं। अब हमरा ये बताओ चिल्ला कि W बटा Q बटा I है, तो क्या करा हम W बटा Q इंटू 1 बटा I ना लिख सकते हैं? आप कहेंगे गुरुजी काहे नहीं लिखेंगे? मेरे मित्र W जो है, कार्य जो है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? आप कहते हैं सर बल गुना विस्थापन। क्या लिखते हैं? Fs। अच्छा ये बताओ कि W तो लिख लिए, अब W इंटू 1 तो आप कहिएगा सर एकरा इतने रहने दीजिए, ना छेड़छाड़ कीजिए एकरा। QI है तो Q आपका क्या है? आप कहेंगे आवेश। और Q इक्वल टू क्या होता है? IT। तो मेरे मित्र क्या हम IT इंटू I लिख सकते हैं? आप कहेंगे काहे नहीं लिखिएगा सर? मेरे मित्र ध्यान दो कि इसको अगर हम Fs बटा I स्क्वायर इंटू T कर दें तो आप कहिएगा सर अब तो आसानी से निकाल लेंगे।
तो मेरे मित्र इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र लिख सकते हो। बस एडिशनल रूप से याद रखना कि विद्युत धारा के लिए हम लोग बीमा लिखने के लिए सिंबल ए यूज करते हैं, बस तोड़ना होगा हमें आई टी के फॉर्म में, ध्यान में रखेंगे। और अगर उष्मा की बात करेंगे तो उष्मा के लिए हम लोग सिंबल, उष्मा या ताप के लिए जो सिंबल हम लोग लिखते हैं चिला, वो क्या लिखते हैं, तो थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा लिखते हैं। मेरे मित्र क्या कहिएगा कि गुरुजी ये तो बल है, ये विस्थापन है, विस्थापन एक तरह का दूरी है, सूक्ष्म दूरी निश्चित दिशा में, बिल्कुल चला, सही सोच रहे हो। बल का बीमा सूत्र अभी बताएं, ml t टू दी पावर -2। विस्थापन आपके ए गुना एल लिखिए गुरुजी, इतना टेंशन मत लीजिए। आई स्क्वायर क्या होगा चला, ए का स्क्वायर का है, तो विद्युत धारा का बीमा सिंबल ए होता है, तो ए स्क्वायर इंटू क्या कहोगे सर जी टी, क्या कहोगे टी। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम ऊपर में यहां पे मल्टीप्लाई करें तो ml स्क्वायर टी टू दी पावर -2 अब बटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आपका टी। क्या कहोगे कि सर ये टी अगर ऊपर जाएगा, अगर टी हमारा ऊपर जाएगा तो हम सभी कहेंगे कि ml स्क्वायर एल के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब टी ये ऊपर जाएगा तो सर ये टी टू दी पावर -1 हो जाएगा। अभी बताओ चला हमारा टी टू दी पावर -2 और टी टू दी पावर -1 कितना होगा। आप कहिए गुरुजी हल्का सवाल पूछ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ना ही है, तो ये क्या होगा, आप कहेंगे सर -3 होगा। तो मेरे मित्र हम इसको टी टू दी पावर -3 लिख दें। अब ए स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या कहिएगा सर ए टू दी पावर -2 हो जाएगा। चला बड़का ब्रैकेट लगाना मत भूलना, बड़का ब्रैकेट लगाना मत भूलना। क्या कहिएगा कि सर जो हमारा प्रतिरोध है इसका बीमीय सूत्र ml स्क्वायर टी टू दी पावर -3 और ए टू दी पावर -2 होगा। ml स्क्वायर टी टू दी पावर -3 और ए टू दी पावर -2 ऑप्शन नंबर बी में है। बाद बाकी तो मेरा मित्र आपका गलत है। क्या कहिएगा सर, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लो चिला, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या है। स्टेट कूलम, स्टेट एम्पियर, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। क्या कहोगे कि गुरुजी हम तो ये पढ़े हैं कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, छोटा मात्रक मिली एम्पियर लिखते हैं हम लोग, उससे भी छोटा जाते हैं तो माइक्रो में घुस जाते हैं, लेकिन सीजीएस यूनिट तो पढ़वे नहीं किए हैं। तो चला जी याद रखिएगा कि विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक जो है वो बायोट होता है। क्या होता है, बायोट होता है। और एक बायोट कितना एम्पियर के बराबर होता है, तो याद रखिएगा एक बायोट 10 एम्पियर के बराबर होता है। कितना एम्पियर के बराबर, 10 एम्पियर के बराबर होता है। और मेरे मित्र बायोट आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि 1 मीटर तुल्य है 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रम, 10 टू द पावर 8 एंगस्ट्रम, 10 टू द पावर 6 एंगस्ट्रम, 10 टू द पावर 5 एंगस्ट्रम। हो गया कांड। आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो ये पढ़े हैं कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। बिल्कुल सही पढ़ा है चला। तो यहां पे 1 मीटर पूछ लिया तो कौन सा अनर्थ कर दिया। जब 1 एंगस्ट्रम 10 टू द पावर -10 मीटर कह रहे हो तो क्या यहां पे 1 मीटर इक्वल टू ना कह सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये हो जाएगा 1/10 टू द पावर -10। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अच्छा, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू कहिएगा ये सर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रम, 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस मेरे मित्र यही छोटी छोटी बातें क्या होती है सर, आपका कंसेप्ट होता है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है। आप कहेंगे सर दूरी का वो सभी मात्रक होगा जो लंबाई का मात्रक है। हम एंगस्ट्रम की बात करते हैं सर, तरंगदैर्घ्य की लंबाई या तरंग की लंबाई, तो तरंगदैर्घ्य का यूनिट तो हम लोग एंगस्ट्रम लिखते हैं, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। तो ये क्या है, आप कहेंगे सर लंबाई ही तो है। मेरा मित्र फर्मी, आप सभी कहेंगे कि सर ये भी हमारा मीटर में मापा जाता है, जाहिर सी बात है लंबाई है। पारसेक अभी जस्ट आपने पढ़ा है, क्या कहिएगा, बॉर्न तो हम कभी पढ़वे नहीं किए हैं, तो नहीं पढ़े हैं, इसीलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कि कमानीदार तुला से मापा जाता है, द्रव्यमान भार दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है सर उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होता है, और किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को हम लोग किससे मापते हैं, चला जी दंड तुला से मापते हैं। किससे, दंड तुला से, जिसको हम लोग बीम बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम बैलेंस कहते हैं। और मेरे मित्र किसी वस्तु का जो भार होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान
और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और किसी वस्तु के भार को हम लोग किससे मापते हैं? कमानीदार तुला से मापते हैं। किससे मापते हैं? कमानीदार तुला से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है उसका सीधा आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की निम्नलिखित में से कौन पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मात्रकों पर निर्भर नहीं करती है? एसआई, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस? क्या कहिएगा कि सर एसआई सिस्टम जो है इसको हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स बोलते हैं, और साथ ही साथ सीजीएस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप सभी कहेंगे कि सर इसमें हम लोग लेंथ के लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेंथ के लिए सेंटीमीटर का, और जो मास है उसके लिए ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, और टाइम के लिए हम लोग सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। एमकेएस में हम लोग सर लेंथ के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, मास के लिए हम लोग सर किलोग्राम, और सर टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। एफपीएस में लेंथ के लिए हम लोग फुट, सर जो हमारा मास है उसके लिए हम लोग पाउंड इस्तेमाल करते हैं, और सर एस जो है वो टाइम को बता रहा है। तो मेरे मित्र सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस इन सभी में आप क्या देखेंगे कि जो हमारा ये सभी पद्धति है ये केवल और केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक पर ही निर्भर करता है। जबकि एसआई सिस्टम जो कि एमकेएस सिस्टम का संशोधित रूप है सर, ये इस तीनों के अलावे भी डिपेंड करता है। और हम सभी क्या कहेंगे कि सर एसआई सिस्टम केवल और केवल, ये ऑब्वियस सी बात है कि संशोधित रूप है किसका? एमकेएस का, लेकिन ये सिर्फ सर लेंथ, मास और टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ये और चीज पे भी डिपेंड करता है। कहिएगा कैसे? तो मेरे मित्र विद्युत धारा का ऐसा यूनिट आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि गुरुजी आवेश कहते हैं, सॉरी विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या कहते हो? एम्पियर। तो मेरे मित्र जो आपका आई है वो क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये Q/T है। तो अब जो विद्युत धारा है वो न सिर्फ आवेश पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी न सिर्फ समय पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि सर आवेश पे भी डिपेंड कर रहा है। तब हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जो हमारा आवेश है इसका यूनिट कूलम्ब होता है, और टाइम का सर सेकेंड। तो मेरे मित्र 1 एम्पियर 1 कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 एम्पियर 1 कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर होता है, और एम्पियर विद्युत धारा की एसआई यूनिट है। तो क्या जो आपका एसआई यूनिट है एम्पियर, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करा? आप कहेंगे नहीं सर, ये अन्य चीजों पे भी निर्भर करती है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सर एसआई यूनिट बिल्कुल ही एमकेएस सिस्टम की संशोधित रूप है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसमें फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो डिपेंड करता है। और इसीलिए हमसे जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मात्रक पर निर्भर नहीं करती है, आप सभी कहेंगे सर एसआई सिस्टम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है? क्या कहिएगा कि सर लुमिनियस इंटेंसिटी हमारा आधारी राशि है। आधारी राशि कै गो चला? 7 गो। कौन कौन सा? तो आप कहते हैं सर लेंथ है, और कौन है? मास है, और कौन है? टाइम है, और कौन है सर जी? टेम्परेचर है, और कौन है सर? करेंट है, और कौन है सर? लुमिनियस इंटेंसिटी है, और कौन है? तो आप सभी कहते हैं सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यही 7 गुण है चला आधारी राशि, और जो आधारी राशि का मात्रक होगा वो आधारी मात्रक कहलाएगा। तब लेंथ का यूनिट मीटर, तो आप कहिएगा आधारी मात्रक है। मास का यूनिट केजी, तो आधारी मात्रक है। टाइम का यूनिट सेकंड, आधारी मात्रक है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, आधारी मात्रक है। करंट का यूनिट एम्पियर, आधारी मात्रक है। लुमिनियस इंटेंसिटी आप कहेंगे ज्योति तीव्रता, कैंडिला, आधारी मात्रक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, आधारी मात्रक है। तो आप कहिएगा सर कैंडिला तो हमारा आधारी मात्रक हो गया, किलोग्राम भी हमारा आधारी मात्रक हो गया, मीटर भी हमारा आधारी मात्रक हो गया। जबकि जो न्यूटन है सर ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट का है। तो हम कहते हैं सर बल का यूनिट F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है? आप कहते हैं सर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है। चूंकि ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या आप कह सकते हो बल का जो यूनिट है वो आपका आधारी राशि के सहारे निकाला गया है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा? आप कहेंगे सर व्युत्पन्न मात्रक होगा। और वैसा यूनिट जिसको हमें निकालने के लिए आधारी राशि का सहारा लेना पड़ता है क्या कहलाता है? सर व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रकों में व्यक्त नहीं है? प्रतिबल बटा विकृति इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दाब इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
ऊर्जा इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और संवेग इक्वल टू न्यूटन सेकेंड। मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर हम आप सबों से जानना चाहेंगे और होमवर्क के रूप में आप सबों को ये जिम्मेदारी देते जाते हैं कि सर सही आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस हम एक सुधार कर देते हैं चला यहां पे कि ये जो आपका प्रतिबल बटा विकृति है यहां पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, बस ये सुधार कर लीजिएगा। और अब आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका सही आंसर क्या है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, लीटर किस पद्धति का मात्रक है? आप सभी याद रखना मीट्रिक पद्धति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की केल्विन किस राशि का मात्रक है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ताप का। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? आप कहेंगे सर कैंडेला होगा। और उष्मा की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहेंगे सर एक प्रकार की ऊर्जा है और यूनिट क्या लिखते हैं? सर जी जूल लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 की एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है मीट्री, एमकेएस, ब्रिटिश, भारतीय। आप क्या कहेंगे कि सर जो हमारा एसआई सिस्टम है उसमें विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और ये किसका संशोधित रूप है? तो आप कहते हैं एमकेएस सिस्टम का। और एमकेएस सिस्टम क्या है? आप कहेंगे सर मीट्रिक पद्धति यानी कि मीट्रिक सिस्टम। तो आप क्या कहिएगा कि सर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि एम्पियर जो विद्युत धारा का मात्रक है वो मीट्रिक सिस्टम का हिस्सा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 कि पाउंड किस पद्धति का मात्रक है? आप कहेंगे एफपीएस सिस्टम और उसी को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एफपीएस सिस्टम में चिला हम लोग मास के लिए क्या यूज करते हैं, सॉरी लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी लेंथ के लिए हम लोग फुट का इस्तेमाल करते हैं और मास के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? आप कहेंगे सर P4 पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। और टाइम तो मात्रक के हर एक पद्धति में सर सेम यूनिट के साथ लिखा जाता है। अगला सवाल देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक का अनुपात होता है 10, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -3। क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है, ये एसआई और सीजीएस का अनुपात पूछ रहा है। मेरे मित्र सही पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जब बात करते हैं तो एफ आर स्क्वायर बटा हम लोग क्या लिखते हैं? यहां बड़का आर लिख देते हैं चला ताकि समझ जाओ। एफ आर स्क्वायर बटा हम लोग क्या लिखते हैं? m1 इंटू m2। यूनिट इसका क्या होता है? आप कहते हैं सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू तो आप सबों को मालूम है जो कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। क्या कहा जा रहा है कि जी के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक का अनुपात। तो आप कहिएगा सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो आप लिखे हैं ये क्या है? सर जी का एसआई यूनिट है। अब कई सारे छात्र कहेंगे कि गुरुजी हमने तो कभी सीजीएस यूनिट इसका पढ़ा ही नहीं। क्या दिक्कत है चला, सीजीएस यूनिट में जो न्यूटन है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? आप कहेंगे सर डाइन। और मेरे मित्र मीटर जो है इसको हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और केजी स्क्वायर जो है इसको आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा सर ग्राम। केजी को हम लोग सीजीएस सिस्टम में क्या कहेंगे? आप कहेंगे ग्राम। तो ये ग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई मेरे ये जो है ये जी का क्या हो गया? आप कहेंगे सीजीएस यूनिट हो गया। क्या हो गया चिल्ला? सीजीएस यूनिट हो गया। अब ध्यान देना दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अब पर केजी स्क्वायर, तो बटा हम केजी स्क्वायर लिख दे चिल्ला। अब फिर आपका क्या होगा? आप कहेंगे सर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अब बटा ग्राम स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब एक तो हमारा तोड़ना है चिल्ला। क्या कहोगे कि सर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर इंटू ग्राम स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब याद रखिएगा यहां पे कि जो हमारा एक न्यूटन होता है वो क्या होता है? आप सभी कहेंगे कि सर 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो मेरे मित्र एक न्यूटन जो है वहां पे हम 10 टू द पावर 5 डाइन लिख दें। आप कहेंगे बिल्कुल। अब मीटर स्क्वायर जो है वो सेंटीमीटर में कितना होगा? तो आप सभी ध्यान में रखना कि सर एक मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहां पे मीटर स्क्वायर है तो हम क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो चला जी हम इसको 100 का स्क्वायर कह दें। आप कहिएगा बिल्कुल। अच्छा केजी भी है नीचा चला, तो आप क्या कहिएगा कि सर केजी जो है वो तो ग्राम में हम लोग सीजीएस में मापते हैं और 1 केजी कितना होता है? आप कहिएगा सर 1000 ग्राम।
तो लीजिए चला 1000, चूंकि ये स्क्वायर है तो 1000 गुना 1000 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब याद रखिएगा कि ग्राम स्क्वायर है तो ग्राम को तो मिलीग्राम में लेके नहीं जाना है। जब हम इसको चेंज कर लिए तो इस सर क्या है, 1 ग्राम, 1 डाइन, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो आप कहिएगा सर गुना में ये 1 का स्क्वायर होगा और यहां पे डाइन का जो वैल्यू है वो हमारा 1 ही होगा और ये फिर 1 का ही स्क्वायर होगा। 1 डाइन मतलब 1। मेरे मित्र क्या कहोगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये वाला तो पूरा हमारा कैंसिल होकर के 1 ही आएगा, तो उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये तो हमारा 10 टू द पावर 5 है ये है, और ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहिएगा गुरुजी 1 पर 4 गो जीरो हो जाएगा, और नीचे सर 1000 गुना 1000, आप कहिएगा सर 6 गो जीरो। तो मेरे मित्र ये 3 0 3 0 6 हो गया, ऊपर 4 जीरो, नीचे सर 2 2 4 जीरो कैंसिल। क्या कहिएगा कि गुरुजी जो वैल्यू आया है वो 10 टू द पावर 5 बटा 100 आया है, तो 10 टू द पावर 5 बटा 100 को 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र जब 10 टू द पावर 2 को आप ऊपर ले जाइएगा तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, और 5 में से -2 कितना होगा, आप कहिएगा कि गुरुजी 10 टू द पावर 3। तो जो सवाल करा जा रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक का अनुपात है, आप सभी कहेंगे 10 टू द पावर 3, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि 5 गैलन को लीटर में रूपांतरित कीजिए। बताइए ना सॉल्व होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हमको यह मालूम हो कि एक गैलन में कितना लीटर होता है, 1 गैलन में कितना लीटर होता है, तो हम ये आसानी से बता सकते हैं कि 5 गैलन में कितना लीटर होगा। तो लीजिए 1 गैलन में याद रखिएगा 3.785 लीटर होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 5 गुना 3.785 लीटर कितना होगा। मेरे मित्र 18.92 के अप्रॉक्स आएगा। तो आप सभी देख लीजिए किस ऑप्शन में है। सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि 900 किलोवाट बराबर है 1206.92 एचपी, 735.5 एचपी, 1223.64 एचपी, 900 एचपी। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को तो यह मालूम है कि 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट होता है। 1 एचपी 746 वाट होता है, और 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। इससे ज्यादा तो हमको कुछ मालूम है नहीं है। मेरे मित्र इतना ही तो काफी है। अगर आप इसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी 1 वाट में जो है, 1 वाट में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 1 बटा 1000 किलोवाट। 1 वाट 1 बटा 1000 किलोवाट, तो चला 746 वाट कितना होगा। आप कहेंगे 746 बटा 1000 वाट। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखो कि 1 एचपी इक्वल टू हम लोग 746 बटा 1000 वाट लिख सकते हैं। बहुत सारे छात्र नहीं समझे होंगे। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट लिखे हो ना, तो 1 वाट इक्वल टू 1 बटा 1000 किलोवाट ना कहोगे चला। आप कहेंगे सर बिल्कुल कहेंगे। तो देखिए ना यहां पे 1 एचपी इक्वल टू क्या लिखे हैं 746 वाट। तो अब अगर हम आपसे ये कह दें कि बताओ कि 1 एचपी जो है वो कितना किलोवाट होगा, तो आप कहिएगा सर बड़ा आसान बात कह रहे हैं, क्योंकि 1 एचपी 746 वाट होता है और 1 वाट 1 बटा 1000 किलोवाट होता है। तो हम कहेंगे कि सर 1 एचपी इक्वल टू हो जाएगा 746 गुना 1 बटा 1000 क्या किलोवाट। क्या कहिएगा कि सर तब तो ये 1 एचपी इक्वल टू 0.746, क्यों, क्योंकि सर बटा 1000 है, तो 0.746 किलोवाट लिख सकते हैं। चला बिल्कुल लिख सकते हैं, तभी ये सवाल बनेगा, न तो ना बनेगा। ध्यान देना कि जब हम 1 एचपी इक्वल टू 0.746 किलोवाट कह रहे हैं, तो चला 1 किलोवाट इक्वल टू हम 1 बटा क्या कहेंगे, आप कहिएगा सर 0.746 एचपी। क्या कहिएगा 0.746 एचपी। तो मेरे मित्र जब 1 किलोवाट 1 बटा 0.746 एचपी है, तो 900 किलोवाट कितना के बराबर होगा। आप कहिएगा 1 किलोवाट इतना, तो सर जी इसीलिए 900 किलोवाट इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर 900 गुना 1 बटा 0.746,
0.746। मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर यहां से हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1000 हो जाएगा और 900 गुना 1000 बटा 746 मेरे मित्र सॉल्व कीजिएगा, अप्रॉक्स वैल्यू आपको कितना दिखेगा? 1206.92। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि 20 किलोवाट इक्वल टू डैश जूल। क्या कहिएगा कि गुरुजी 1 किलोवाट जो है, 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर है। यहां पे 20 किलोवाट आवर पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 20 गुना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो मेरे मित्र 36 गुना 72, 36 गुना 72 एगो जीरो, अब पॉइंट यहां डाल दो, 72.0 इंटू 10 टू द पावर 6। सर पहले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे मित्र आपके आज के इस सेशन में टोटल 20 क्वेश्चन थे और मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन को आप सभी आसानी से समझ पाए होंगे। और अगर आपको इस तरह का सवाल दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।